हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हम कैपिटल बजटिंग के मेथड्स देख रहे हैं। इसके पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन टू कैपिटल बजटिंग और उसके बाद हमने देखा था पहला मेथड पे बैक पीरियड। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगला मेथड देखेंगे जिसको कहा जाता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहले वो वीडियो देख लो पे बैक पीरियड वाला, उसके बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर किया था उसको रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको कहा जाता है पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड बेसिकली बहुत ही सिंपल है। हमने कैलकुलेट किया था, जो हमने सपोज 1 करोड़ रुपीज़ अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो कितने समय में हम उसको रिकवर कर पाएंगे, वो हमने पेबैक पीरियड में कैलकुलेट किया था। लेकिन जब भी हम कहते हैं कि सपोज़ 1 साल बाद मुझे इतने रुपए मिलेंगे, तो उसकी उस टाइम पे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू एक्चुअली में कम हुई होती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ मैंने अगर किसी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए आज इन्वेस्टमेंट किए हैं और मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में मतलब 5 साल में मैं वो 1 करोड़ रुपए रिकवर कर पाऊँगा, तो 5 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आज मैं जो 1 लाख रुपीज़ में कमोडिटी परचेस कर पाता हूँ, वही सेम कमोडिटी 5 सालों बाद मुझे सेम वैल्यू पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ा हुआ होता है, दैट इज़ वी कॉल एज द इन्फ्लेशन। बराबर है? तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू बढ़ा हुआ होगा। जब कमोडिटी का या फिर गुड्स का वैल्यू बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है? पैसे का वैल्यू कम होता है। 5 साल पहले हमें जो पेट्रोल कुछ कम वैल्यू में मिलता था, आज उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कमोडिटी क्वांटिटी सेम है, पैसे ज़्यादा चले गए। इसका मतलब क्या होता है? पैसे की वैल्यू कम होती है। तो जब भी हम कहते हैं कि 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो उसका वैल्यू उस टाइम पे कम हुआ होता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि उस टाइम पे उसका एक्चुअल वैल्यू कितना रहेगा, और उसके लिए हमें एक मेथड यूज करनी पड़ेगी, उसको कहा जाता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमें क्या बताता है? अंडर दिस मेथड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर कंप्यूटेड एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। मतलब जो हम कहते हैं कि हमें वैल्यू इतना वैल्यू इतने साल बाद मिलेगा, तो उसका आज का वैल्यू कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं? वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज एट अ अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ होगा। तो द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल इनफ्लोज आर क्यूमुलेटेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम। हम उसको क्यूमुलेटिव वैल्यू लेंगे प्रेजेंट वैल्यू की। देन the period at which cumulated present value of cash inflow equals the present value of कैश आउटफ्लो, उसको कहा जाता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो जो भी हम डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू हमारी जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके बराबर जितने समय में आती है उसको कहा जाता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके मेथड्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा? सेम क्राइटेरिया रहेगा। द प्रोजेक्ट दैट गिव्स अस द शॉर्टर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 या फिर उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, तो जो पीरियड हमें सबसे कम पेबैक पीरियड देगा उसको हम प्रोजेक्ट में या फिर इन्वेस्टमेंट में एक्सेप्ट करेंगे। सो बहुत सिंपल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कैलकुलेशन टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद हम पेबैक पीरियड का फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पीवी फैक्टर, उसको कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। उसका फॉर्मूला है इक्वल्स पीवी फैक्टर इक्वल्स 1/1 + r⁴n। तो इस फॉर्मूला में r का मतलब होता है डिस्काउंटिंग रेट, जो हमें एग्जाम्पल में दिया रहेगा, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द प्रेजेंट वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब प्रेजेंट वैल्यू जिस ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ईयर हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, लाइक दिस।
तो हम डायरेक्टली एक एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट्स गो टू द एग्जांपल। सी हियर, a technology firm is planning to invest in research and development for a new project with an initial investment of 2 lakh rupees. The expected cash inflows from the new product over the next 5 years are, see यहाँ पे हमें कैश इनफ्लो दिया हुआ है 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 एंड 80,000 और ये कैश इनफ्लो अनइक्वल है और इसके साथ हमें कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। To calculate the discounted payback period, the present value of future cash inflow needs to be calculated. तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट के लिए कुछ रेट दिया हुआ है that we will see here. हम मान लेते हैं 8% is the given discounted rate. Just give me a minute, I will correct here. तो हम मान लेते हैं कैलकुलेटेड डिस्काउंट पेबैक पीरियड हमें करना है तो वो हम करेंगे एट 8%। ओके, कितने परसेंट पे हमें कैलकुलेट करना है? 8% पे। सो लेट्स गो टू द पॉइंट, द कैलकुलेशन पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टू कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। तो ये कैसे होता है? लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। सी हियर, सबसे पहले हम लेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है एग्जाम्पल में। क्या दिया हुआ है? ईयर दिए हैं और कैश इनफ्लो दिया हुआ है। सो वी विल राइट एज इट इज़। थर्ड कॉलम में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पीवी फैक्टर। तो पीवी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? पीवी फैक्टर का फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर रेज टू एन। यहाँ पे आर का मतलब है डिस्काउंट रेट और एन का मतलब है ईयर्स। तो हम हर साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ कॉलम में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। वेरी सिंपल, जो कैश इनफ्लो है उसको हम पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और लास्ट कॉलम में हम लेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मतलब फोर्थ कॉलम में जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगे उसका हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे होता है? लेट्स गो डायरेक्टली। सी इन द थर्ड कॉलम पीवी फैक्टर वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वेरी सिंपल, 1/1 प्लस आर। आर है रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना है? 8%। 8% का मतलब होता है 0.08। ओके, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू 1। रेज टू 1 मतलब फर्स्ट ईयर के लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 0.92। जब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे रेज टू 2 इट विल बी 0.85। थर्ड ईयर के लिए 0.79, फोर्थ ईयर के लिए 0.73 और फिफ्थ ईयर के लिए 0.68। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हम कहते हैं कि हमें 1 रुपया 1 साल बाद मिलेगा तो 1 साल बाद 8% डिस्काउंट से उसका वैल्यू कितना रहेगा? 0.92। 2 साल बाद उसी 1 रुपये का वैल्यू रहेगा 0.85, 3 साल बाद 0.79, 4 साल बाद 0.73, 5 साल बाद 0.68, राइट। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने सालों बाद उस पैसे का वैल्यू कितना रहेगा। तो यहाँ पे हमें पीवी फैक्टर मिल चुका है और अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो कैसे होता है? मल्टीप्लाई द कैश इनफ्लो विद द पीवी फैक्टर वैल्यू। तो लेट्स मल्टीप्लाई 40,000 इंटू 0.92 दैट इज 36,800। देन 50,000 इंटू 0.85 सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, तो हमें ये देगा 42,500। तो हम ऐसे ही कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैश इनफ्लो को विद द पीवी फैक्टर वैल्यू। अब मतलब क्या है इसका ये समझ लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दैट इज़ 36,800। जब हम कहते हैं 1 साल बाद हमें मिलेगा 40,000 रुपीज़, तो 1 साल बाद जो 40,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं उसका एक्चुअल वैल्यू रहेगा 36,800। 2 साल बाद जब हमें 50,000 मिलेंगे उसका एक्चुअल वैल्यू रहेगा 42,500। 3 साल बाद जब हमें 60,000 मिलेंगे उसका वैल्यू रहेगा 47,500। 5 साल बाद जब हमें 80,000 मिलेंगे उसका एक्चुअल वैल्यू रहेगा 54,400।
अब हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल, 36,000 एज इट इज़, उसके बाद 42,500 ऐड कर दो, 79,300 होगा, उसके बाद ये वैल्यू ऐड करो 47,400, इट विल बी 1,26,700। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब हमें ये वैल्यू यूज़ करके हमारा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कैसे होगा, लेट्स गो टू द कैलकुलेशन। सी द फॉर्मूला गिवन हियर, पे बैक पीरियड इक्वल्स मिनिमम फुल और होल ईयर्स रिक्वायर्ड प्लस रिमेनिंग अमाउंट टू बी रिकवर्ड डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर इनटू 12 मंथ्स। तो अब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है वो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस एग्जांपल में व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इट इज़ 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे इस टेबल में, तो वो 2 लाख कवर करने के लिए हमें कम से कम कितने साल लगेंगे। पहले साल में हमारा कवर होगा 36,800, दूसरे साल में 79,300, तीसरे साल में 1,26,700 और फोर्थ ईयर में 1,77,800। फिफ्थ ईयर में वो अमाउंट आगे चला जाएगा। तो हमारा पे बैक पीरियड कहीं पे फोर्थ और फिफ्थ ईयर के बीच में होता है। तो कम से कम कितने साल लगेंगे, 4 साल। तो हम लेंगे मिनिमम फुल ईयर्स रिक्वायर्ड 4 ईयर्स प्लस रिमेनिंग अमाउंट टू बी रिकवर। अब हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमें 1,77,800 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 साल में हम इतना अमाउंट कवर कर लेंगे। तो बचा हुआ अमाउंट कितना होता है, 22,200, दैट इज रिमेनिंग अमाउंट टू बी रिकवर डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल में हमें कितना पैसा मिलेगा, तो अगले साल में हमें मिलेंगे 54,400, दैट इज फिफ्थ ईयर्स में। तो 54,400 इंटू 12 मंथ्स। जब हम ये सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें मिलेगा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स। तो हमारा पे बैक पीरियड कितना होता है, 4 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। ओके, सो दिस इज आवर पे बैक पीरियड। जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज़ किया था वो हम 4 ईयर्स एंड 5 मंथ्स में रिकवर कर लेंगे। तो एज पर द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, पे बैक पीरियड इज लेस देन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ओके, एज पर द क्राइटेरिया, अगर हमारा पे बैक पीरियड हमारे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से कम है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, वो उसको हम बाद में देखेंगे। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द पे बैक पीरियड। हमने पे बैक पीरियड देखा और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड देखा। इसके आगे की जो मेथड्स है वो हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर द नेक्स्ट पार्ट. So for this particular lecture we are going to stop here. Thank you all of you.